हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपकी चल रही है। अगले महीने 9 तारीख तक या 9 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी का। तो आपके विषय के अकॉर्डिंग जल्दी से इस परीक्षा में आप या इस भर्ती में आवेदन कर दीजिए। अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी के पदों की तो 4000 प्लस पद हैं। ये पद बेहद ही कम है इन दोनों परीक्षाओं के लिए, और इसी को देखते हुए अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड पर धरना भी दिया है और धरना चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें जो तदर्थ शिक्षक, आपको कल एक सूचना मिली होगी, इसमें कहा गया था कि तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। जो 22,000 पद हैं तदर्थ शिक्षकों के, वो इन पदों में 4000 पदों में ऐड करके 27,000 पदों पर ये टीजीटी का विज्ञापन जारी किया जाए। भविष्य में ये पद 4000 नहीं रहेंगे, ये पद प्लस ही होंगे, बढ़ेंगे ये पद, तो आप इसकी चिंता मत करिए। अभी आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है, यानी ये परीक्षा आपकी अपने नियत समय से होगी और इस परीक्षा में आपको 2 से 3 महीने का समय मिलेगा। तो इसमें तैयारी आप बहुत अच्छे से, बिल्कुल बहुत ही शुरुआत से एकदम कर सकते हैं, क्योंकि इतने समय में बहुत आराम से कोई भी परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल अभी शुरू कीजिए और इसी बार आपको इस परीक्षा में सिलेक्शन भी लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं बीते वर्षों में अगर देखें शिक्षक भर्ती के नाम पर बहुत मुश्किल से आपको ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखने को मिल रही है। तो इसमें आप बिल्कुल मत चूकिए, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अपनी तैयारी चाहे सेल्फ स्टडी से कीजिए, किसी भी माध्यम से कीजिए, अपनी तैयारी को अब दुरुस्त रखिए, क्योंकि इस परीक्षा में आपको हर हाल में सीट अपनी रिजर्व करनी होगी। इस सीट पर आपको अपना कब्जा दिखाना होगा। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था इसमें टीजीटी पीजीटी के बारे में अगर हम बात करें, हमने कहा था कि आपकी क्लासेस शुरू करेंगे। मैं आपको टीजीटी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की क्लासेस लूंगा, जिसमें 3 विषय हैं मेरे पढ़ाने के लिए। वैसे तो टीजीटी सोशल साइंस में 4 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। तो ये 3 विषय की क्लासेस मैं लूंगा। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की क्लासेस मेरी नहीं होंगी। ठीक, इसके अलावा टीजीटी हिंदी और टीजीटी बायोलॉजी, ये भी क्लासेस आपको मिलेंगी। क्लासेस किस माध्यम से मिलेंगी, आपको किस तरह से कराई जाएंगी, आपको ये नंबर यहाँ पर विजिबल होगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जानकारी ले सकते हैं। आज की जो क्लास है हमारी वो टीजीटी हिस्ट्री की होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस पर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मेरी जो क्लासेस होती हैं, आपने बीते वर्षों में भी इस चैनल से पढ़ाई की होगी, वो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, कोई भी विषय हो, आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से हम क्लासेस को लेकर के चलते हैं और पीक तक जाते हैं उस टॉपिक के। ठीक, तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी किसी टॉपिक को लेकर के नहीं होगी। एक सीक्वेंस हम अपनाते हैं अपनी क्लासेस में, जो आपको लर्न करने में, सिखाने में बहुत हेल्प करता है। यहाँ रटाने का कोई काम नहीं है, सिर्फ आप सीख जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी विषय मैं पढ़ाऊंगा उसमें आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो आज की जो क्लास हमारी वो किसकी है, टीजीटी सोशल साइंस में। देखो, इसका सिलेबस जो है वो सिलेबस मैं आपको पीडीएफ इसका जो है अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम भी हमारे टारगेट सरकारी नौकरी है, उसको आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इसको, इसके सिलेबस को, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। अभी मुझे फिलहाल जो पढ़ाना है आप उसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करें इतिहास की, हिस्ट्री की। इतिहास होता क्या है? अगर हम बात करें भाई कल की, कल कोई घटना हुई होगी या परसों कोई घटना या उससे पहले कोई घटना अगर होती है, तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? या तो हम टेलीविजन देखते हैं या यूट्यूब खोल लेते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिल जाती है। 2 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी। मान लीजिए कोई घटना हुई थी, कोई बात हुई थी, कोई घटना हुई थी 10 साल पहले, 15 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले। तो अगर हम वो जो घटनाएं हुई हैं, बीते वर्षों में जो भी घटनाएं हुई हैं, उनके प्रमाण रहे होंगे, साक्ष्य रहे होंगे। प्रमाण का मतलब है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। वो घटनाएं हुई थी, उनका जिक्र जो है हमें प्रूफ के तौर पर या तो टेलीविजन के माध्यम से उपलब्ध है। आज अगर हम देखें 10 साल पहले की भी रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो मिल जाएंगे टेलीविजन के माध्यम से। लेकिन अगर 2000 साल, 3000 साल पहले के हम वर्षों में देखें कि क्या हुआ उस वक्त, तो उस वक्त के जो दस्तावेज हैं, उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स है, उस वक्त के जो बर्तन, पत्थर या वस्तुएं या औजारें उस समय की जो उपलब्ध हैं, उनसे हम ये जानकारी जुटाते हैं। ठीक, तो मैं बात कर रहा था किसकी? इतिहास की। इतिहास क्या है भाई? आप पीछे चले जाइए 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, ठीक है, 1 लाख साल पहले। उस समय से आप अध्ययन करते हुए वर्तमान तक आइए। ठीक, बीते वर्षों का अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ध्यान से सुनिए, बीते वर्षों का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? बीते वर्षों का क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है इतिहास। या सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि समय का क्रमबद्ध अध्ययन, या हम कह सकते हैं समय का क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है इतिहास। क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ टाइम, या कह लीजिए बीते समय की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन।
ही इतिहास या हिस्ट्री कहलाता है। तो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, अगर उनके पास उनके हमारे पास प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, तो वही इतिहास में शामिल है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से पहली स्लाइड से आपके प्रश्नों की शुरुआत भी हो जाती है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक, तो इतिहास के जो जनक हैं या फादर ऑफ हिस्ट्री किनको कहा जाता है, ये हैं हेरोडोटस। ठीक है, ये है हेरोडोटस, ये यूनानी या आप कहिए ग्रीक व्यक्ति थे। ठीक है, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी, इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिका। इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिका। प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में। ठीक है, हिस्टोरिका को किसने लिखा है, हिस्टोरिका किताब लिखी गई है किसके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा। इतिहास के जनक, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस ही हैं। ठीक, और अगर हम दूसरे इतिहासकार की बात करें, एक और इतिहासकार हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है, E.H. कार के द्वारा क्या कहा गया है कि अतीत यानी भूतकाल यानी बीते वर्ष की ही बात कर रहे हैं, अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला जो अंतहीन संवाद है। ठीक है भाई, बीते वर्षों में और जो वर्तमान तक अभी तक जो घटनाएं हुई हैं, संवाद मतलब घटनाओं का जो क्रम है, उसी को क्या कहा इन्होंने, इतिहास कहा। ठीक, ये डेफिनेशन इनके द्वारा दी गई। और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, ये भी याद रख सकते हैं। दूसरी लिखी है इन्होंने 20 इयर्स क्राइसिस। ठीक है, ये 2 किताबें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, इतिहास की। तो भाई इतिहास को आपने देखा होगा, इतिहास को जो है स्टडी के या हम कहें अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो है 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। पहले कौन सा पार्ट है, प्राचीन भारत, दूसरा हिस्सा है मध्यकालीन भारत, तीसरा हिस्सा है आधुनिक भारत, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे, शुरुआत करेंगे किसकी, प्राचीन भारत की, प्राचीन भारत के इतिहास की। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सब कुछ, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में भी आएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम एकदम से ही अपने बड़े टॉपिक पर नहीं जाएंगे, हम टॉपिक को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, इतिहास जो प्राचीन भारत का इतिहास है बड़ा वास्ट है, सबसे लंबा हिस्सा अगर तीनों इतिहास में कहें तो यही है। ठीक है, तो इसको हम जो है एक एक शब्द को, एक एक टॉपिक को बाइफरकेट करके, टुकड़ों में तोड़ करके करेंगे। जैसे अभी भारत है, भाई भारत हमारे देश का नाम है। ठीक, हमारे देश के भारत के अलावा कई नाम और मिलते हैं। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। ये इतिहास कैसा है, इन पर सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भारत के नाम पर ही। टीजीटी के लिहाज से हम कोई भी चीज यहाँ पर आपको मिस नहीं करने देंगे, छूटेगी नहीं आपसे। चलिए बात कर लेते हैं भारत देश के नाम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ बात करेंगे भारत देश के नामों की उत्पत्ति कैसे हुई। बात करते हैं भारत का सबसे पुराना नाम, अगर आपसे पूछे भारत का प्राचीनतम नाम इनमें से कौन सा है, कई सारे ऑप्शंस होंगे। तो भारत का जो प्राचीनतम नाम मिलता है वो मिलता है हमें आर्यवर्त। ठीक है, भारत का प्राचीनतम नाम मिलता है हमें आर्यवर्त। सिंधु घाटी की जो सभ्यता हुई थी उसके खत्म होने के बाद में हमारे देश में कौन आए थे, आर्य आए थे, आर्यंस आए थे, मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से। तो ये सबसे वैलिड पॉइंट माना जाता है। मैक्स मुलर ने बताया था कि वो मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक, और जब वो यहाँ पर रहे तो जिस क्षेत्र में ये रहे थे उस क्षेत्र को इन्होंने कहा आर्यवर्त, यानी ये भारत में ही थे तो आर्यवर्त। तो भारत का सबसे पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो प्राचीनतम नाम, तो आप क्या जवाब देंगे, आर्यवर्त होगा। ठीक, दूसरा है हिंदुस्तान, ये नाम भी मिलता है। हिंदुस्तान नाम किसने दिया, हिंदुस्तान नाम जो दिया था वो फारस के लोगों ने दिया था। फारस को ही हम क्या बोलते हैं, पर्शिया, और पर्शिया का या फारस का वर्तमान नाम क्या है, ईरान। तो आपको ऑप्शंस में दे सकता है। ठीक है, कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, फारसी लोगों ने दिया था, पर्शिया के लोगों ने दिया था, या आप कह सकते हैं ईरानियों ने दिया था, या ईरान के लोगों ने दिया था। सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, हिंदुस्तान। तो भाई क्योंकि भारत जो बसा था वो सिंधु नदी के इस पार बसा हुआ था, सिंधु नदी। ठीक, तो वो लोग जो ईरानी लोग थे, ठीक है, ये सिंधु नदी को, ये सा का जो है, सा को बोलते थे सॉरी, तो सा को जो है हा का प्रोनाउंस करते थे। ठीक है, हा, तो सिंधु को ये एक तरीके से हिंदू बोलते थे। ठीक है, सा का प्रोनाउंसिएशन ये क्या करते थे, हा से, तो ये हिंदू बोलते थे, और हिंदू ही मॉडिफाई होकर के ये हिंदुस्तान शब्द बना बाद में। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, फारसी लोगों के। अगला जो नाम है वो मिलता है इंडिया। हमारे देश का संवैधानिक नाम आपसे पूछेगा क्या है, भारत की जितनी भी ट्रीटी, हमारे देश की जितनी भी ट्रीटी, जितने समझौते संधियां की जाती हैं दूसरे देशों के साथ वर्तमान में, उसमें हमारे देश का नाम जो है इंडिया है। इंडिया के नाम से ट्रीटी की जाती है हमारे देश की। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, ये इंडिया नाम भारत को दिया किसने,
मिला कैसे, ये भी परीक्षा में आपका प्रश्न बना हुआ है। ठीक, तो इंडिया नाम भारत का किसने दिया है? ये यूनानियों के द्वारा दिया गया है। यूनानियों को क्या कहा जाता है? ये ग्रीस जो है, ग्रीस के लोग थे ये, और ये ग्रीक कह सकते हैं इनको, यूनानियों के द्वारा दिया गया था भारत को इंडिया नाम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भारत का संवैधानिक नाम भी है। संविधान में भारत के कौन कौन से नाम आपको मिलते हैं? भारत के नाम जो है संविधान में कौन कौन से मिलते हैं, याद रखिएगा। भारत, एक तो नाम मिलता है भारत और दूसरा मिलता है इंडिया। एक तो मिलता है भारत, दूसरा मिलता है इंडिया। ठीक, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल नंबर पहले ही ये बताया हुआ है। ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट। अगला है भारतवर्ष। महाभारत और रामायण में भी जिक्र मिलता है, सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश को भारतवर्ष पुकारा गया है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। चारों नामों का आपको यहाँ पर जिक्र मिल गया है कि किस तरह से आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं। भाई जो हमारी टीजीटी की क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में जो नोट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी तरह के नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। मेरी थ्योरी क्लासेस रहेंगी, आपको पसंद आएंगी तो जाहिर है ये तो आप ज़रूर, अगर पसंद आए तो आप ज्वाइन करिएगा। बाकी आपके ऊपर है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर मेरी तरफ से। आप सेल्फ स्टडी करिए, बुक से पढ़िए, किसी और माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरी क्लासेस भी चलेंगी तो आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। भारत के नाम का उल्लेख पर भी प्रश्न बने हुए हैं आपकी परीक्षा में। तो ऋग्वेद में अगर हम देखें, ऋग्वेद को क्या कहा गया है? भारत को भारत ही बोला गया है, हमारे देश को। ठीक, अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक जो है जनता को अपने मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए वो पिलर्स वगैरह बनवाया करता था, स्तंभ बनवाया करता था। जो चट्टानें हुआ करती थी, शिलाएं हुआ करती थी, उन पर वो लिखवाया करता था, उत्कीर्ण करवाया करता था। ठीक, तो ऐसे ही उसने बहुत सारे स्तंभ लेख बनवाए हैं, शिलालेख बनवाए थे अशोक ने। भारत में सबसे पुराने जो, अगर हम बात करें लेखों की, अभिलेखों की, वो किसके हैं? अशोक के ही है। तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अशोक के अभिलेखों में भारत को बोला गया है जम्बू द्वीप बोला गया है। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, और खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक, जिसमें भारत को भारतवर्ष बोला गया है। ठीक, और जो राजशेखर की काव्य मीमांसा है, इसमें क्या बोला गया है? इसको आर्यवर्त बोला गया है, या आप कह सकते हैं इसको ब्रह्मवर्त भी। अगर ब्रह्मवर्त मिले वो भी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए, ये नाम से पुकारा गया। ये भारत के नाम हैं जो अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, सॉरी, राजशेखर की काव्य मीमांसा पे ब्रह्मवर्त मिलता है, और जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त मिलता है या फिर आर्यवर्त, दोनों मिलेंगे। यहां पर इसको हटा लीजिएगा वहां से। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब आगे डिस्कस करेंगे। अब प्राचीन भारत के इतिहास को हम डिवाइड करते हैं। ठीक भाई, बहुत बड़ा समय है ये, और इस समय को अब हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो इसको 3 टाइम में डिवाइड करते हैं हम। ठीक, जहां डेट्स, आपको एक कंफ्यूजन ये रहता है कि इतिहास में बहुत सारी तारीखी डेट्स होती हैं, उनको कैसे याद रखेंगे। जहां डेट्स की आपको आवश्यकता होगी वहां आपको जरूर बताया जाएगा। और प्राचीन भारत के इतिहास में याद रखिएगा, डेट्स या समय आपसे नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर ही क्वेश्चन बनता है। इसलिए यहाँ पर जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, ये जो चीजें हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ की। चलिए, इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से पार्ट है प्राचीन भारत के इतिहास के? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा है ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। ठीक, ये तीनों पीरियड हो गए। अब इन तीनों को डिवाइड किया था। ये समय जो शुरू होता है बिल्कुल शुरुआत से, अज्ञात समय से लेकर के, ठीक है, ये अज्ञात समय से लेकर के 3000 बीसी तक का ये समय होता है। बीसी एडी क्या होते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे, अभी समय को यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसमें हम तीनों को डिस्कस करते हैं। पहले देखो, ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। अगर हम बात करें, देखो इतिहास में जब हम जाते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं, तो भाई बीते वर्षों में, हम कह रहे हैं इतिहास क्या है, बीते वर्षों का जो समयबद्ध अध्ययन है या क्रमबद्ध अध्ययन है समय का, वो इतिहास है। ठीक, अब भाई बीते समय के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? जब हमें उसके कुछ प्रूफ मिले होंगे, कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण मिले होंगे, हमारे पास कुछ चीजें ऐसी मिली होंगी कि पुराने समय में ऐसे लोग रहते थे और ये उन चीजों का इस्तेमाल करते थे, ऐसे घर थे उनके, ऐसे मिट्टी के बर्तन थे या फिर किसी और चीज के बर्तन थे, या फिर वो किस तरह से रहा करते थे। ठीक, तो अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, प्री हिस्टोरिक पीरियड की, ये इतिहास का वो समय कहलाता है जिसके हमारे पास अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब वस्तुएं मिली हैं, हमें चीजें मिली हैं। इतिहास का वो समय जिसके हमारे पास वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है,
वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक। और इस समय में जो है प्रागैतिहासिक काल कौन सा समय था? प्रागैतिहासिक काल में जो हमें वस्तुएं मिली हैं वो वस्तुएं हुआ करती थी पत्थरों की, स्टोन्स की बनी हुई, ठीक। तो ये काल कहलाता है आपका पाषाण काल, यानी पाषाण बोलते हैं पत्थर को, यही परीक्षा में एक बार पूछा गया है, पत्थरों का काल, ये प्रागैतिहासिक काल है। अब इस समय का जो मानव था, इस समय का जो मानव था, इसको जो है एक तरीके से पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है, साक्षर नहीं था, यानी इस वक्त लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक, कोई भी लिपि का आविष्कार इस समय नहीं हुआ था। दूसरे की बात कर लेंगे, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज के बाद में दूसरा समय शुरू होता है। इस समय हमें क्या है, इस समय जो लोग रहा करते थे आदि ऐतिहासिक काल में, उस समय किन वस्तुओं का वो इस्तेमाल करते थे, यानी उन वस्तुओं के अवशेष हमें मिले हैं। दूसरा, ये लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे, यानी साक्षर थे, इन लोगों ने लिपि भी डेवलप कर ली थी, अपनी स्क्रिप्ट भी थी इनकी, यानी इनके पास लिखित सामग्री भी थी। तो इतिहास का वो समय, ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे, आध्यात्मिक प्रागैतिहासिक काल, आध्यात्मिक काल की परिभाषा पूछी जाती है, इसकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो इतिहास का वो समय जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और साक्ष्य उपलब्ध हैं और लिखित सामग्री भी उपलब्ध है, लिखित सामग्री के साक्ष्य उपलब्ध हैं, अवशेष के भी साक्ष्य उपलब्ध है, ठीक। लेकिन जो ये लिपि है, इस लिपि को अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका, लिपि तो है लेकिन लिपि आज तक किसी के समझ में ही नहीं आई है। जैसे आप बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लिपि मिली है, जो एक तरीके से वो संकेतों का प्रयोग करते थे अपनी लिपि में, उन संकेतों को आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा है क्या, आदि ऐतिहासिक काल। अगला आता है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में जो अवशेष वस्तुओं के मिले हैं और जो लिपियां मिली हैं, इस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है, ठीक है। ऐतिहासिक काल कहां से शुरू होता है? इतिहास का वो समय जिसके हमारे पास अवशेष भी उपलब्ध हैं, अवशेष उपलब्ध है प्लस लिखित सामग्री उपलब्ध है और उस लिखित सामग्री को पढ़ा भी जा चुका है, ठीक। तो ये है हमारा इसका विभाजन प्राचीन भारत के इतिहास का। इन तीनों ही समय को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो है, जो पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पाषाण काल काफी बड़ा है, इसको फिर से हम डिवाइड करते हैं। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, इनमें डिवाइड किया जाता है। इनमें क्या क्या भाई, पूरा पाषाण काल है, इसका मतलब पत्थरों पर ही आधारित था ये पूरा। ये मानव जो है पत्थरों का प्रयोग करता था, कैसे प्रयोग करता था, जब टॉपिक में एंटर करेंगे वहां से शुरुआत हो जाएगी इसकी, ठीक। अभी तो बेसिक फाउंडेशन है आपकी, ये सब कनेक्ट होगा आपके लिए। और इसके आगे हम बात करेंगे किसकी, मनुष्य की उत्पत्ति। देखिए थोड़ा सा ये भी जान लेना जरूरी है कि मनुष्य की उत्पत्ति या उत्पत्ति में जो मानव शुरुआत हुई मानव की, तो उन मानव के नाम आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। मनुष्य की उत्पत्ति और विकास में अगर हम बात करें, जो सबसे पहला जो मानव था, या मानव प्रजातियां हैं, इधर जो लिखी हुई हैं ये मानव प्रजातियां हैं, ये है रामापिथेकस। रामापिथेकस जो है ये अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली सबसे पहली प्रजाति थी, ठीक, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये दूसरी, ये भी दक्षिण अफ्रीका में पाई गई थी, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही बोला जाता है आदि पूर्वज, या इसी को बोला जाता है प्राचीन पूर्वज। मानव का प्राचीन पूर्वज, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मानव का प्राचीन पूर्वज किसको बोला जाता है, या मानव का आदि अपूर्वज किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बोला जाता है, ठीक, दक्षिण अफ्रीका में पाई गई थी। और होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस ये मानव प्रजाति जो है, ये पहला मानव था जिसने औजार का हाथ से निर्माण किया, ठीक है, औजार बनाने शुरू किए थे इसने, इसलिए इसको कारीगर मानव भी कहा गया। इसके अलावा होमो इरेक्टस, जो होमो इरेक्टस हैं, ये मानव प्रजाति जो है नरभक्षी हुआ करती है, ठीक है, नरभक्षी। और ये जो है दो जगहों पर पाई गई थी, ये वाली प्रजाति मानव की, एक तो इंडोनेशिया में पाई गई थी, दूसरी चीन में। जो इंडोनेशिया में पाई गई थी वो जावा मानव कहलाई, और जो चीन में पाई गई वो पैकिंग मानव कहलाई, ठीक। तो ये पहला मानव था जो होमो इरेक्टस था, ठीक है, सॉरी, जो होमो इरेक्टस था, ये जो है पहला मानव था जो सीधा खड़ा होता है, ठीक है, जो सीधा खड़ा हो जाता है। इसके बाद में, और भारत में जो है होमो इरेक्टस, जो भारत में होमो इरेक्टस हैं, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। इस तरह के एक मानव के कंकाल भी मिले हैं भारत में साल 1982 में, अरुण सोनिका के द्वारा जो है, अरुण सोनकिया के द्वारा जो है जब खुदाई की गई थी, तो एक 30 वर्षीय युवती का कंकाल मिला है, और वो कंकाल किसका था? होमो इरेक्टस का ही था, ठीक है। इसके अलावा निएंडरथल मानव है, निएंडरथल मानव, ये जर्मनी में मानव प्रजाति मिली थी ये। इन्होंने जो है अपने, अगर इसकी संस्कृति की हम बात करते हैं, तो जो मृत, अगर इनमें लोग की मृत्यु हो जाती थी तो ये दफनाया करते थे उनको, ठीक है। इसके बाद आते हैं पिल्ट डाउन मानव, ये इंग्लैंड में पाई गई थी मानव प्रजाति। और लास्ट में आती है, अंत में है सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट है, क्रोमैग्नन।
क्रो मैग्नम मानव जो है ये फ्रांस में ये मानव प्रजाति पाई गई थी और ये आधुनिक मानव का पूर्वज है। चित्रकारी की शुरुआत क्रो मैग्नम मानव के द्वारा ही की गई थी। और जो वर्तमान में हम लोग हैं, हम लोग कहलाते हैं क्या? होमोसेपियंस। जो वर्तमान आधुनिक मानव है उसको होमोसेपियंस कहा जाता है। ये एशिया में पाई गई थी प्रजाति। तो होमोसेपियंस से ठीक पहला पूर्वज कौन हुआ? क्रोमैग्नन। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया था इसका। एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, डाउट को अगले क्लास में ले लेंगे। एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। आपको डेट्स के साथ में एडी और बीसी लगा जरूर मिलता है। एडी और बीसी का मतलब क्या होता है? ईसवी या ईसापुर, ये कहते किसे हैं? ठीक, सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म पर बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न फुल फॉर्म पर भी पूछ लेता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी इसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व और इसको शॉर्ट में लिखते हैं ई और ये पू। ठीक, इसके बाद एनो डोमिनी, एडी, एडी लिखा जिन वर्षों के साथ एडी लिखा मिलता है। एडी का मतलब होता है, एक फ्रेज है, एनो डोमिनी, इसको हम बोलते हैं ईसा के जन्म वर्ष में। ईसा के जन्म वर्ष को बोलते हैं हम एडी, या इसी को हम लिखते हैं ईसवी के नाम से। ठीक, अब इसको समझिए, एक लाइन पर समझिए इसको इस लाइन पर समझते हैं। ये समय की लाइन है, ये आपको विजिबल होगी आई थिंक। ठीक, ये मान लीजिए ये जो आपको लाइन दिख रही है, यहाँ 1 दिख रहा है, ये वो वर्ष है। इस वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था इस प्रथम वर्ष में। ठीक, और इसके जन्म के ईसा मसीह के जन्म जब हुआ उसके बाद के जो वर्ष हैं वो उनके साथ में हम लगाते हैं क्या? एडी, वो कहलाए एडी। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो वर्ष हैं वो कहलाते हैं एनो डोमिनी। ठीक, इन सब के साथ एडी लगता है भाई। इसमें एडी भाई ईसा मसीह के जन्म के बाद दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, पांचवा, 100वां, 1000, 2000, 1857 की जो क्रांति हुई है ईसा मसीह के जन्म के 1857 साल बाद हुई है। और वर्तमान में क्या चल रहा है? 2022, यानी ईसा मसीह के जन्म को 2022 साल हो चुके हैं। अब जो है क्या है? 2022 एडी है। ये चीजें अंडरस्टूड हैं, इसलिए इन वर्षों के साथ हम एडी नहीं लिखते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी वर्ष हैं ये सब आपने देखा होगा 1857 के साथ ईसवी, आपने 1857 ईसवी सुना होगा, तो ईसवी भी क्या है? एडी ही तो है, एडी को ही तो हम बोल रहे हैं ईसवी। ठीक, ईसवी हम। और एक कॉन्सेप्ट और है, आपको कहीं पर आपको सीई भी लिखा हुआ मिल सकता है। सी बोलते हैं हम, इसका फुल फॉर्म है कॉमन एरा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन एरा। तो ये कॉमन एरा जो है वो क्या है? ये एडी के ही लिए लगाते हैं, कॉमन एरा या सीई। ठीक, ये याद रखेंगे। अब आ जाइए इसके बैक। भाई ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं वो हैं बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी, उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी। ठीक, तो ईसा मसीह के 2 साल पहले, 3 साल पहले, 100 साल पहले, 300 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था? ईसा मसीह के जन्म से 323 साल पहले अलेक्जेंडर का भारत में आक्रमण हुआ था। ठीक, उससे पहले और जाइए 2350 में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ईसा मसीह के जन्म से 2300 साल पहले, 2500 साल पहले क्या हुई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी। अगर आप आज से कंपैरिजन करें, 2022 से अगर पीछे आओगे, 2022 से पीछे आओगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता कितने वर्ष हो गए? लगभग अगर हम इन वर्षों की बात करें तो ये वर्ष हो जाते हैं आपके 4000 साल से ज्यादा, 4000 प्लस साल हो गए हैं किसको? सिंधु घाटी की सभ्यता को। ये आपको समझ में आ गया। तो जिन वर्षों के साथ में जो वर्ष ईसा मसीह के जन्म से पहले हुए हैं, जहां भी आपको बीसी मिलेगा समझिएगा कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की वो घटना है। ठीक है, और जिनके साथ ईसवी लगा वो मिलेगा या एडी मिलेगा, समझ जाइएगा कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं हैं वो। बीसी की जगह आपको बीसीई भी लिखा मिल सकता है, तो ये क्या होगा? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये क्या है? बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया इस तरह से। ठीक, आपको एडी कहाँ लगाना है, बीसी कहाँ लगाना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो क्लास है हम इसमें छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। अगली जो क्लास होगी हम इसकी उसमें हम पूरा पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाषाण काल को डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरा पाषाण काल में किस तरह के पत्थरों के औजार इंसान के द्वारा, इस मानव के द्वारा बनाए गए थे, क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, आग की खोज, पहिए की खोज। ठीक है, वो सारा डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा जिनको SST की तैयारी करनी है, 9717887881 पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।